आज हम एक ऐसे बागी की कहानी आपके बीच लेकर आए हैं जिसको चंबल का जेम्स बॉन्ड कहा जाता था। अद्भुत थी उसकी शैली कार्य करने की। था तो वो डाकू ही, तो उसके कार्य भी लगभग डाकुओं जैसे थे, लेकिन फिर भी उसके बारे में लोगों में एक बड़ी अच्छी राय है। लोग उसको जेम्स बॉन्ड कहते हैं। उसका मंदिर है जिसमें बाकायदा उसकी पूजा होती है। मानसिंह डकैत के बारे में बहुत सारे तथ्यों की हमने पड़ताल की। सच क्या है, झूठ क्या है, जो भी जैसा गांव वालों ने बताया, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, उनके परिवार के लोगों ने बताया, वो वैसा का वैसा हमने आपके सामने रख दिया। आइए जानने की कोशिश करते हैं। उनके पोते हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि कैसे मानसिंह की जिंदगी जो है बदल गई थी, क्या थी उनकी कहानी। आइए सुनते हैं। हमारे बीच में उनके परिवार के पौत्र हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या थी उनकी कहानी और क्यों उनकी जिंदगी में इस तरह का मोड़ आया। क्या नाम है? हमारा नाम पूरन सिंह राठौर, सन ऑफ सूबेदार सिंह। वो हमारे मानसिंह हमारे बाबा थे और हमारे पिताजी 5 भाई थे। उनमें से सबसे बड़े जसवंत सिंह, दूसरे नंबर पर सूबेदार सिंह, तीसरे नंबर पर तहसीलदार सिंह और चौथे नंबर पे सोबरन सिंह, 5वें नंबर पे धनमन सिंह। 5 भाई थे। ये जो है, जब देश अंग्रेजी शासन था उस समय ये फरार हुए थे। फरार होने की असली वजह क्या थी? फरार होने की असली वजह थी गांव में आपस में लड़ाई की वजह थी। और इसी लिए जो है, क्योंकि हमारे यहाँ खूब घाई वगैरह होती थी, बोरगत होती थी हैं, उसके बाद जो आदमी को जलन तो होती ही है, इस वजह से झंझट हुआ। जिस कुएं के पनघट से लड़ाई शुरू हुई थी वहां क्या हुआ था, ये सिर्फ एक तरफा सच है। आइए दूसरी पड़ताल जब की कि सच क्या है, सुनिएगा उन्हीं के परिवार के दूसरे सदस्य से। कुआं था पानी भरने वाला, वहाँ कुछ लोग पानी भर रहे थे। उन्होंने वहाँ कई गरीब लोगों को सताया। उनने शिकायत की यहाँ मानसिंह बाबा से आके, तो यहाँ से जो लोग गए तो वहाँ झगड़ा शुरू हो गया। हमारे घर पे जो नौकर रहता था, पहले बंदूकें नहीं हुआ करती थी, पहले वे टोपीदार बंदूक चलती थी, छर्रे वाली। तो उस बंदूक को ले जाकर उसने फायर कर दिया। फायर करने पर उसमें 2 लोग मारे गए। उसके बाद मानसिंह जी पकड़े गए, जेल चले गए। उस समय उनके बड़े लड़के फरार हो गए, जसवंत सिंह जी और उनके बड़े भाई नवाब सिंह, दोनों लोग। और उनके बाकी जो बच्चे थे वो छोटे छोटे थे उस समय। तो जब वो जेल चले गए तो उसके बाद उनके जो छोटे वाले बच्चे थे वो भी बड़े हुए, तहसीलदार सिंह, धनमन सिंह, सोबरन सिंह। तो इन लोगों ने 5 के सर काट लिए गाँव में। तो ये लोग भी फरार हो गए। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ अपना, तो सभी कैदियों को रिहा किया गया। तो उसमें मानसिंह जी को भी जेल से छोड़ दिया गया। तो जब मानसिंह जी घर पे आए तो उनके सभी बच्चे फरार थे। तो वो घर से खाना ले जाया करते थे अपने बच्चों के लिए। वहाँ खाना ले जाते थे और वापस आ जाते थे घर पे। उसके बाद जब ज़्यादा पुलिस का आतंक बढ़ा, पुलिस के आतंक के बढ़ने की वजह से फिर मानसिंह जी को भी जंगल में जाना पड़ा। बुरा आदमी कहीं भी हो सकता है, तो कृपया करके इस कहानी को कहानी की तरह सुने। जो ये उनकी जिंदगी की जो एक दास्तान है उसको उस तरह से देखें। ऐसा है, गांव में आपस में लड़ाई होती है तो एक दूसरी पार्टी में जाता है, एक दूसरी पार्टी में जाता है, और इसी तरीके से लड़ाई वो हुई। बाकी बाद जब देश आज़ाद से पहले जो है दाऊ हमारे मारे गए थे। हाँ, जसवंत सिंह। इनको किसने मारा था? गोली से मरे। गोली से तो मरे थे, कोई दुश्मनी की वजह से? दुश्मनी हो। उस समय जो है थाना बाहर था, खेराठो थाना नहीं था उस समय। वहाँ से गश्त आया था और पंडितों के यहाँ रुका था। उस दिन जो है हमारे बड़े फूफा थे, वो गांव में आए थे। तो कैसे पता पड़ गया, तो मैंने कहा यहाँ आएंगे आज मिलने के लिए। तो मिलने के लिए आए और सवेरे वहाँ से जब बेड़म लेटने के लिए गए तो पुलिस पीछे लग गई। गांव में आई थी पुलिस, पंडितों के यहाँ रुकी थी। तो उस समय जो बाबा, वो दाऊ और चाचा मारे गए थे। नवाब सिंह जो है उनके कान में गोली लगी थी। कुछ लोगों का मानना है कि मानसिंह की उम्र काफ़ी लंबी हो गई थी जब वो चंबल के बीहड़ में उतरे।
पर मेरा जो अपना आकलन है, मेरा जो अनुमान है, मेरे ख्याल से उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष की होगी जिस वक्त वो चंबल के बीहड़ में उतरे होंगे, क्योंकि उससे पहले उनका 2 बेटे मारे जा चुके थे और उससे पहले ही उनकी ज़िंदगी में दस्यु जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। मानसिंह डाकू नहीं थे। जब उनके बच्चों को मार दिया गया, उनके लड़कों को मार दिया गया, तो मानसिंह ने बेहड़ का रास्ता अख्तियार किया। जब गांव में और कत्ल हुआ है, उसके बाद जो है बाके बाद जब फरार हुए, मानसिंह फरार हुए, सूबेदार सिंह फरार हुए और जो है सोवरन सिंह फरार हुए हैं, रूपे वगैरह, फिर भी ग्रोह बनता चला गया। गिरोह में कितने लोग थे उनके? ग्रोह में होंगे 15-20 आदमी। 15-20 आदमी कोई बाहर से भी भर्ती किए थे कि सब परिवार के थे? नहीं, बा में 5-6 घर के थे और बाकी और थे, ब्राह्मण भी थे, बघेले भी थे, जाटव भी थे, सब जाते थी उसमें। फिर आगे किस तरह गिरोह ने काम किया? आगे ग्रोह में ये काम हुआ कि बाके बाद जो है खेती बंजार पड़ी रही हमारी 900 बीघा। बाके बाद जो है ग्रोह चलता रहा। सन 53 में हमारे दाऊ लड़का जनरल सिंह थे, वो पकड़े गए। गिरोह में शामिल नहीं, शामिल नहीं थे वो तो अब पुलिस है, जहाँ से धर ले, कोई परिवार से जुड़ा आदमी हो तो ठीक। तो सन 53 में वो पकड़े गए 15 अगस्त तक करीबन। और उसके बाद जो है फिर 54 में तहसीलदार सिंह पकड़े गए 15 अगस्त को ही। वहाँ में गोली चली, वहाँ में पैर में गोली लगी थी, उस समय वो पकड़े गए। तहसीलदार सिंह ये कौन थे? मान सिंह के लड़के। मान सिंह जी के कितने लड़के? 5 थे। 5 के नाम? 5 गए, जसवंत सिंह, सूबेदार सिंह, तहसीलदार सिंह, सोवरन सिंह, धनवंत सिंह। तो इसका मतलब तो ये है कि मान सिंह ने जो बंदूक उठाई है अच्छी खासी उम्र में। मान सिंह पर डकैतियाँ पड़ा करती थी, उसमें गांव में जैसे डकैती डालना है किसी गांव में, तो वहाँ दूसरी पार्टी के लोग भी जो गांव वाले थे उनसे गोलियां भी चलती, तो कई लोग मारे जाते निर्दोष उसमें। तो मान सिंह जी ने वहाँ से डकैती डालना बंद करवा दिया, यानी इसमें निर्दोष लोग मारे जाते हैं, तो आज से हम डकैती नहीं डालें। वहाँ से पकड़ होना शुरू। उसके बाद आगे चल के कई पकड़े हुई करी उन्होंने, लेकिन वो किसी गरीब को नहीं पकड़ते। वो किसी पैसे वाले को देखा, उसको पकड़ लिया, उससे पूछ लेते थे कितना पैसा दे सकते हो। उसने कहा 1 लाख रुपए दे सकते हैं, तो उससे 50,000 ही लिया। उससे कई गरीब बच्चियों की शादियां भी उन्होंने कराई क्षेत्र में। यहाँ मध्य प्रदेश में कई लड़कियों की शादियां कराई उन्होंने। एक बड़ा तथ्य इसमें निकल के आया, चंबल के बीहड़ में इससे पहले मान सिंह से पहले डाका पड़ते थे। मान सिंह वो पहले डकैत थे जिन्होंने चंबल में अपहरण की शुरुआत की। क्यों अपहरण की शुरुआत की, ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, सुनिएगा। यहाँ से खंगर का नंगरा जो है वो 25-30 किलोमीटर है। वहाँ डकैती डालने गए थे, तो वहाँ जो है हमारे पिताजी के सूबेदार सिंह के गोली लगी थी। उसमें वहाँ से फिर लौट के आए। उसके बाद जो है डकैती डालना जो है बंद कर दी। उसके बाद केवल पकड़ करना शुरू की थी, क्योंकि गिरोह जाता है, घर में पता नहीं पड़ता है क्या होता है, इसलिए वो डकैती बंद कर दी। वो लास्ट डकैती थी उनकी। उसके बाद जो है पकड़ जो है शुरू की थी कि पकड़ लिया और पैसे ले लिए और छोड़ दिया, ये रहा। और गिरोह का खर्चा तो चलना ही है। जमीन तो बंजर पड़ी थी हमारी सब, कुछ सालों तक तो जमीन से काम चला। जब जमीन से काम नहीं चला, बंजर डली गिर गई, उसके बाद ये करना पड़ा। अब उसके बाद जो है जैसे पैसे बनियों पे या ब्राह्मण पकड़ के लेते थे, उसमें से अपना खर्च चलाते थे और जो है गरीबों को शादी वगैरह के लिए उनका खर्च देते थे। कैसे हुई थी उनकी मौत, आइए ये भी जानते हैं। और तहसीलदार पहली गोली जब चली तो उसमें तहसीलदार सिंह को गोली लग गई पैर में। तो और गिरोह सब अलग था, तहसीलदार सिंह जी को अलग कर दिया गया, उनको गोली दे दी गई। 2-3 लोग उनके साथ थे। हमारे दादाजी जसवंत सिंह के सबसे बड़े लड़के भारत सिंह जी, वो तहसीलदार सिंह के साथ थे। तो तहसीलदार सिंह ने कहा, भारत सिंह तुम जाओ, अब हमें तो मरना ही है, पुलिस पीछे, तुम निकल जाओ यहाँ। उन्होंने कसम रखा कि जबरदस्ती वहाँ से निकाल दिया इनको, भारत सिंह जी को। तहसीलदार सिंह को गोली लग गई। जब भारत सिंह वहाँ पहुँचे मान सिंह बाबा के पास, तो मान सिंह बाबा ने कहा तुम तहसीलदार को पकड़वाए, तुम यहाँ चले आए।
तो उन्होंने उल्टा सीधा भी कहा उनसे। तो भारत सिंह उस समय से चले गए। फिर वो से जो पूजा करते थे अपनी गीता लेके, आज तक उनका कोई पता नहीं। उनके वारंट भी अभी तक आते रहे मुरैना से, लेकिन उनका अभी तक कोई पता ही, ख़त्म हो गए हैं। बात तहसीलदार सिंह को मध्य प्रदेश में एसएफ ने पकड़ा, तो वहाँ पुलिस भी पहुँच गई। एसपी ने कहा हम इनका एनकाउंटर करेंगे, एसएफ ने कहा एनकाउंटर तो नहीं होने देंगे। फिर एसएफ ही उनको जिंदा लेके आई जेल। पुलिस ने बहुत कोशिश की उसमें एनकाउंटर करने की, तो उनको फिर भिंड से फिर इटावा शिफ्ट किया गया जेल में, और इटावा से उनको नैनीताल भेज दिया गया, क्योंकि यहाँ खतरा था। मैंने बागी आएंगे तो फिर गोली भी चलेगी और छुड़ा भी सकते हैं यहाँ से। उसके बाद मान सिंह जी कुछ टूट गए, क्योंकि तहसीलदार सिंह वहाँ पूरे गिरोह में सबसे मजबूत आदमी है, गोली वोली चलाने में, निशाने में। फिर एक पंचायत हुई वहाँ, वो अपने रिलेटिव ही कुछ लोग थे, उनकी पंचायत थी, उसमें गए तो वहाँ उन्हें दूध में जहर दे दिया गया मान सिंह जी को। तो उस जहर के असर हुआ तो वहाँ पेड़ के नीचे सो गए। और थापा डीजीपी थे जो था, वो गश्त पे था। उसने जैसे ही ऊपर चढ़ा, उसने कहा कक्का लेटे हैं, अब मैं तो गोली चलाता हूँ। तो उसने गोली चला दी, गन का बस्ट दिया, तो मान सिंह जी वहाँ मार। मान सिंह का एनकाउंटर होने के बाद ये जो कहानी थी उसका दी एंड हो गया होगा, लेकिन क्या उसके बाद भी गैंग चलता रहा? ये कहानी भी आप जरूर सुनिए। मध्य प्रदेश के अपने नगरा गांव है एक, वहाँ के लाखन सिंह तोमर फरार हुए उस समय। वो भी थोड़ी बहुत चोरी डकैती करते थे, पुलिस ने उन्हें परेशान किया तो वो अपने गिरोह में आ गए। और अपने साथ रूपा पंडित तो अपने कुल पुरोहित थे, तो वो अपने गिरोह में थे। फिर उसके बाद रूपा और लाखन में झगड़े होने लगे गिरोह में। तो मान सिंह बाबा ने कहा ऐसा करो लाखन कि तुम अपना गिरोह अलग बना लो, क्योंकि रूपा हमारे पुरोहित हैं, इनको हम नहीं छोड़ पाएंगे, और नहीं तो तुम लोग आपस में ही लड़ मरोगे। तो फिर लाखन सिंह का गिरोह वो अलग गिरोह हो गया उस समय से। उसके बाद फिर अपना ही घर के 5 सदस्य थे अपने साथ, रूपा पंडित, कंधई पुरोहित, मेवाराम समराई वाले पंडित, कई लोग गिरोह में। ब्राह्मण ही ज़्यादा संख्या में थे, ठाकुर तो अपने घर घर के ही लोग थे, ब्राह्मणों की संख्या बहुत थी अपने गिरोह में। और जबकि ब्राह्मणों से ही झगड़ा था, ब्राह्मणों को ही मारा था, तो वो अन्याय अनीति का साथ कभी नहीं दिया उन्होंने। अपना गिरोह भी धीरे धीरे खत्म हो गया, रूपा पंडित जी रह गए अकेले। उसके बाद रूपा पंडित जी भी मारे गए। फिर तहसीलदार सिंह को जेल हुई उसमें, तो 20 साल की सजा और 3 केसों में फांसी थी उनको। लेकिन आचार्य विनोबा भावे जी ने प्रयास किया, उसमें शांति मिशन प्रोग्राम उनका चल रहा था उस समय, तो उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा अगर तहसीलदार सिंह को जेल से छोड़ दिया जाएगा तो चंबल की बागी समस्या हल हो जाएगी। कई गिरोह थे उस समय, मोहर सिंह, माधव सिंह, ये सब फराटे, इन लोगों ने भी चिट्ठी लिखी। आचार्य विनोबा भावे जी द्वारा वो चिट्ठी राष्ट्रपति को दी गई। इन्होंने कहा अगर तहसीलदार सिंह को छोड़ दो तो हम सभी सरेंडर कर। तो फिर तहसीलदार सिंह को जेल से वहाँ से छोड़ा गया। तो फिर उन्हें गाड़ी भी दी गई वहाँ से, तो वो जंगलों में घूमे। उस समय 350 बागी अपने ग्वालियर फूलबाग पे तहसीलदार सिंह जी ने हाजिर करवाए वहाँ। उसके बाद 450 करीब अपने बटेश्वर में हाजिर करवाए। उसी समय चंबल की बागी समस्या समाप्ति की ओर बिल्कुल ख़त्म ही हो गई। मान सिंह के एक लड़के ने चुनाव लड़ा था वर्तमान समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के सामने। ये कहानी भी बड़ी जानने लायक है, सुनिएगा। उनके एक बेटे थे तहसीलदार सिंह बाबा, जिनको क्या चाचा मुलायम सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े थे। वो कोई ऐसी घटना आपको याद हो तो जरा बताइए। वो तो भाजपा ने खड़े कर दिए थे, जसवंत सिंह सामने कोई खड़ा नहीं होता था। हाँ, तो मैंने हम खड़े हो जाएंगे। तो वहाँ चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद जो है वहाँ पेटी फेटी मतलब बदलाव हुई, तो दोबारा चुनाव का फिर नंबर आया, दोबारा जो टिकट नहीं दिया तो किस्सा खत्म हो गया। ये हुआ हाँ भाजपा ने। जो उनका गूगल पर हिस्ट्री है उसमें ये बताया गया 1100 से ज़्यादा
डाका और अपहरण उनके नाम हुए। ये सब झूठा पुलिस साहब ने बनाती रहती है। तुम्हें तो ऐसा है कि पंडितों के लड़के पकड़ लिए थे, उनको भी छोड़ दिया था। हमारी लड़ाई पंडितों से है, तुम लड़कों से नहीं हो। तो ये जो 150 कत्ल की कहानी जो गढ़ी गलत है वो, गलत है वो। भाई हम पे अपनी जमींदारी इतनी थी उस समय, 809 बीघा जमीन थी हम पे, हैं? को कम तो थी नहीं उसे, जो फरार तो बेबस होना पड़ा जब एकदम 3-4 कत्ल हो गए हैं, और जब बाकी नौबत आई तब फरार होना पड़ा। मैं परिवार आज चंबल के इलाके में ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो मान सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जो मानते हैं कि उनकी जो ज़िंदगी थी वो उनकी आइडियल ज़िंदगी है। लेकिन मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वहाँ के लोग कोई डाका नहीं डालना चाहते, वो मान सिंह का जो सेवा भाव था उससे प्रभावित हैं। कैसे काम थे, क्या सेवा भाव था, वो भी आप देखने की कोशिश करिए, वो भी आप जानिए कि मान सिंह किस तरह से लोगों से जुड़े हुए थे। मेरा नाम कुलदीप भदौरिया है और मैं कस्बा जैतपुर का ही मूल निवासी हूँ। मेरे बाबा बदन सिंह जो लगभग 7-8 वर्ष पूर्व गुजर गए हैं, वो डाकू मान सिंह का बारे में बहुत कुछ जानते थे। तो जब मैं पैदा हुआ उसके बाद में बाबा के मैं साथ रहता था, बाबा का असर मेरे पास पड़ा और सबसे बड़ा असर पड़ा मेरे जो बागी मान सिंह बाबा जी हैं। भगवान उसको माना जाता है जो गरीबों की रक्षा करे, जो दूसरों की रक्षा करे, हम उसको भगवान कहेंगे।